उर्स मुबारक के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भेजी हुई चादर लेकर के हम सारे लोग यहाँ आए थे। पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, हमारे तमाम विधायकगण, सारे लोग हम सब आए और हमने चादर पेश की और मुल्क की भाईचारगी के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए हमने दुआएं की और यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष का जो संदेशा था वो पढ़ करके देश को सुनाया, जायरीनों को सुनाया, सज्जाद खान को मुबारकबाद दी। तो एक अच्छा मौका है। हम अजमेर की सरजमीन पर हैं और यहाँ से मुल्क की मोहब्बत के लिए दुआ करते हैं। बाकी आपके सवाल हो तो आमंत्रित हैं। देखिए, जब ये बिल देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई और रात के 1 बजे तक सदन चला करके देश के मजदूरों के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई, तब भी कांग्रेस पार्टी संसद में इस बिल के विरोध में खड़ी थी और हम सड़क पर भी इस बिल के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि नाम बदलने की जो सियासत है ये तो सिर्फ बहाना है। दरअसल मनरेगा के जरिए जो इस देश के 12 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिनको रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, मौजूदा मोदी सरकार उस रोजगार की गारंटी को छीनना चाहती है। जो एक क्लॉज था इससे पहले कि 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा राज्यों को देना पड़ेगा, उस क्लॉज को बदल करके 60% पैसा अब सेंटर के हिस्से और 40% राज्यों के हिस्से, जबकि राज्य पहले से ही लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसे में यह योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये देश के मजदूरों से उनका हक अधिकार छीनने की योजना लेकर के आई है सरकार, मोदी सरकार, और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। नाम बदलना सिर्फ बहाना है, असल में रोजगार की गारंटी छीनना है, मजदूरों का हक छीनना है। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जगह जगह मॉब लिंचिंग, जगह जगह लोगों के घर तोड़ना, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के बारे में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके खिलाफ जहरीली बातें करना। और उसके बाद अब ये बात मतलब हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास। पूरी दुनिया में भाजपा क्या संदेशा देना चाहती है अपने देश के नागरिकों के साथ जुल्म सितम करके? महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी तक कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ है केवल महानगरों में और जिला स्तर पर ही हुआ है, जबकि काम करते हैं पार्टी ऑलरेडी सर्कुलर जारी कर चुकी है और इस पे हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। एक दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे, बाकायदा पार्टी ने उसके लिए पूरे प्रोग्राम जारी किए हैं और हम जमीन पर लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिस तरह कृषि काले कानूनों को मजबूर होकर के सरकार को साल भर बाद वापस लेना पड़ा था, एक दिन वैसे ही ये जो मनरेगा की नई योजना सरकार लेकर के आई है, इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सच में ये देश के मजदूरों के अधिकार छीनने का कानून लेकर के आई है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार बीजेपी उनके वोट काट रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो घुसपैठिए जो लोग हैं उनको हटा रही है। क्या ब्राजील की वो महिला जिसके 200 जगह पर वोट है वो घुसपैठिया है? वो घुसपैठिया है तो वो भाजपा के बूथों पर जाकर के भाजपा को वोट क्यों दे रही है? जिन राज्यों में चुनाव आता है वहां आपको घुसपैठिए मिल जाते हैं। झारखंड में चुनाव था तो भाजपा के नेता बढ़ चढ़ के कह रहे थे यहां घुसपैठिए हैं। कहां है घुसपैठिए? दिल्ली का चुनाव था तब गृह मंत्री जी घुसपैठिया निकाल रहे थे, बिहार का चुनाव था तब घुसपैठिया निकाल रहे थे। आप बताइए, कागज पर डेटा दीजिए, चुनाव आयोग डेटा दे कि आपने कितने घुसपैठिए निकाले। ये भाषणों में लफाजी करना बंद करिए। एसआईआर का मकसद, अगर आप वोटर लिस्ट की सफाई करना चाहते हैं तो फिर बिहार में एसआईआर होने के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोट कैसे हैं? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आज तक चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया है। देश की संसद में चुनाव सुधार पर बहस हुआ, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया गया। मैं खुद राज्यसभा में उस बिल पर बोल रहा था, 3 मिनट का समय था, चेयर ने बोलने नहीं दिया। जब तक मैंने कहा कि जब तक हम बीमारी नहीं बताएंगे तब तक इलाज कैसे होगा, लेकिन चेयर कहती रही कि चुनाव आयोग का नाम मत लीजिए। चुनाव आयोग विवादों के घेरे में है, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चेयर कहती है कि नहीं आप नाम मत लीजिए। तो मुझे चुनाव आयोग बताए कि आप एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट कैसे सही कर रहे हैं और सही करने के बावजूद फर्जी वोट कैसे निकल के आ रहे हैं। जो बांग्लादेश में किस तरीके से घटना हुई है अभी हाल ही में, किस रूप में देखते हैं? हम सारे लोग, प्रियंका गांधी जी ने देश की संसद में बोला, मैंने खुद बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पे जो हमारे एक
हिंदू भाई जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो घटना घटी और बर्बर घटना घटी, इससे पता चलता है कि बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता इस तरह की घटना के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो कुछ बोल रही है न तो कुछ कर रही है। पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर इतने बर्बर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बताएं इस देश को कि आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे। देश जानना चाह रहा है, सिर्फ भाषण देंगे या कोई उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है उसे भारत में बनाना है। कौन सा विकसित भारत आप बना रहे हैं? $1 91 के पार पहुंच गया। देश की संसद में सुषमा स्वराज जी ने भाजपा की नेता सदन रहते हुए यह भाषण दिया था कि जब जब रुपए की कीमत गिरती है तब तक प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज रुपए डॉलर जो है, डॉलर वो प्रधानमंत्री की उम्र के पार निकल गया। तब सेलिब्रिटीज ट्वीट करते थे कि शुक्र है हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, वरना। लेकिन आज स्थिति है कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अब जब आप ये कहते हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, तो मेरा सवाल है कि फिर पड़ोसी देशों की करेंसी क्यों नहीं गिर रही है? दरअसल वित्त मंत्री जी इस देश को गुमराह कर रही हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया था तब $1 58 के बराबर था, आज $91 के पार चला गया। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? चुनाव से पहले गोल्ड क्रांति भी काफी ज्यादा पहुंच गई है। इस संदर्भ के अंदर कभी कुछ कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में मंगलसूत्र छीनने की बात की। सच में तो बहनों के, माओ के माथे का मंगलसूत्र तो यह सरकार छीन रही, इतना महंगा कर रही है। ये जो मोनोपॉली है, आपका जो सवाल है दरअसल वो मोनोपॉली से संबंधित है। ये सरकार किसी चीज की महंगाई रोकने के लिए न तो प्रतिबद्ध है और न रोकना चाहती है, न रोक पा रही है, क्योंकि सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और उल्टा अपनी गलतियां मानने को भी तैयार नहीं। आप इनसे कहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो ये आपको बताएंगे कि नहीं, देश तो विकसित हो रहा है। जब भी आप इनसे चीजों की महंगाई पर कोई सवाल करिए, ये आपको पड़ोसी देश और पता नहीं कहां कहां उलझा देंगे। सच बात यह है कि चांदी और सोना दोनों लगातार महंगा होता जा रहा है और सरकार उस चीज पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। लोगों की शादियों में बेटियों को आभूषण देने के लिए पैसे नहीं है। ये बहुत दुखद स्थिति है। आप उच्च सदन के सदस्य हैं, 20 लाख धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, क्या आपको लग रहा था कि सरकार गिर रही? नहीं, मुझे आज तक हैरत है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया। मेरा तो सवाल देश की सरकार से यह है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के बेटे थे वो, किन्हीं कारणों से आपने जबरदस्ती इस्तीफा दे दिया या उन्होंने ले लिया या दे दिया उन्होंने। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है, राजस्थान को सवाल पूछना चाहिए कि राजस्थान के बेटे ने अगर इस्तीफा दे दिया था तो फिर उनका विदाई समारोह क्यों नहीं आयोजित किया गया, जबकि आज तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं या कोई भी इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रहा हो जिसने चेयर किया है, उसको हमेशा विदाई दी गई है। विदाई न देना एक तरह का अपमान। क्या सरकार गिर रही थी क्या? मुझे लगता है ये सवाल आप बहुत देर में पूछ रहे हैं। तात्कालिक आपने सवाल पूछा होता तो शायद मैं जवाब देता। गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। क्योंकि आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने रीजन भी बताया, हिमायत था कि हार के कारण क्या है, उनको लेकर कोई मंथन करती है। देखिए, हार के कारण कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों से मिलते जुलते हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े हैं। एक सुबह वो हरियाणा में किसानों के बीच में धान रोपते खड़े हैं, एक सुबह वो ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हैं, एक सुबह प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रतिभागी हैं उनके साथ खड़े हैं, एक सुबह वो सब्जी मंडी में लोगों के साथ खड़े, लोगों की पीड़ा में शामिल है। चुनाव क्यों नहीं हम जीत पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत सोचने का विषय है। और अंततोगत्वा सोचने के बाद हम इस मकाम पर पहुंचते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धन बल का और चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, इसको छापिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के चुनाव के बाद भाजपा के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में सिर्फ 136 करोड़ रुपया है। ऐसे में चुनाव कैसे स्वस्थ रह सकता है, यह आंकड़ा आपको चौंकाएगा। जब लड़ाई 99 वर्सेज 1% होगी तो चुनाव जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक तरफ झुका हुआ दिखेगा। ऐसे में चुनाव आयोग के रहते हुए बिहार में ऐन चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है और चुनाव आयोग
शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये वोट खरीदने जैसा नहीं है तो क्या है? ये देश की चुनावी प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है और सरकार चुनाव सुधार के रास्ते में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं। एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को, विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करना, चुनाव से पूर्व एक बार की आपको चौंकाता नहीं कि चुनाव से पूर्व छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, चुनाव से पूर्व विपक्ष के कुछ बागी नेताओं को जिनको सुरक्षा का भी खतरा नहीं रहता उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। ये सारी चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में तो कभी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, आप कितनी भी तानाशाही कर लीजिए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इनसे बड़े बड़े लोग दुनिया में एक तरफा चुनाव जीत करके, मैंडेट लेकर के, लेकिन जिस दिन जनता बगावत पर उतरती है फिर उसके बाद कोई ताकत नहीं चलती, कोई एजेंसी नहीं चलती है। और वो होगा जब आप लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करेंगे, संविधान को कुचलने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन जनता बागी होगी। हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जनता जरूर हमारा साथ देगी। ये बागियों वाले जो है बांग्लादेश से आता हुआ दिखता है आपको? नहीं, बांग्लादेश से हमें इंस्पिरेशन लेने की क्या जरूरत है? बांग्लादेश तो बांग्लादेश एक बर्बाद राष्ट्र है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मेहमान बना करके शेख हसीना को प्रधानमंत्री जी उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, अपने देश में घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं और खुद शेख हसीना को मेहमान बना करके रखा हुआ है। मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्यों रखा हुआ है और उनके रखने का क्या फायदा है। वहां पे